बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी पोस्ट के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को रीड करेंगे। लास्ट वीडियो जो कि हमारा सेशन 2 था, उसमें मैंने आपको एसएसटी टेस्ट 2022 के इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ाए थे। आज है हमारा सेशन 3 और इसमें हम एसएसटी टेस्ट जो कि 2022 में कंडक्ट किया गया था उसके मज़ीद इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, साथ में जो 2021 वाला टेस्ट है फिर हम उसके एमसीक्यूज साथ में रीड करेंगे। तो आइए इन एमसीक्यूज को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस, दे वर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल वर्ड। अब यहाँ पर ट्रांजिशनल वर्ड के बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 क्लॉजेज मौजूद हैं। फर्स्ट क्लॉज है द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस। आप अगर इस क्लॉज को देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस के पास केस के लिए कोई भी सुराग नहीं था, यानी उनको कोई सुराग नहीं मिला, यानी यहाँ पर एक नेगेटिव सिचुएशन दिखाई जा रही है। डैश दे वर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, लेकिन उस नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद वो फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट यानी नतीजतन, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी रिजल्ट की बात नहीं की जा रही। देयरफॉर भी किसी कंक्लूजन या रिजल्ट की बात की जाती है तब इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर यानी ताहम, इसका इस्तेमाल भी कंट्रास्ट में किया जाता है, लेकिन ये 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। जबकि इवन सो यानी फिर भी, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि नेगेटिव रिजल्ट्स के बावजूद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी। दैट द पुलिस हैड नो क्लूज फॉर द केस, इवन सो दे वर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, कि उनको कोई सुराग नहीं मिला फिर भी वो तफ्तीश करते रहे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है इवन सो। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। प्लीज वेट हेयर टिल आई रिटर्न, शी टोल्ड हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, हमने करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को अब फाइंड आउट करना है। देखें ऑप्शंस की तरफ नहीं देखते, यहाँ पर आप देखें प्लीज। अब जब आया है प्लीज, इट मीन्स कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट के बाद रिक्वेस्ट किससे की जा रही है? हिम, उससे की जा रही है, यानी शी रिक्वेस्टेड हिम। उसने उससे क्या रिक्वेस्ट की? टू वेट, कि वो इंतजार करे, टिल शी रिटर्न्ड, तब तक जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती। ठीक है, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जहां पर प्लीज का इस्तेमाल किया गया है तो रिक्वेस्टेड आएगा। ठीक है, अब आप देखें शी रिक्वेस्टेड हिम टू वेट टिल शी रिटर्न्ड, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लें। शी टोल्ड हिम, कि उसने उसको बताया, वो बता नहीं रही, वो रिक्वेस्ट कर रही है। शी ऑर्डर्ड, वो हुक्म दे रही है। शी सेड, उसने उससे कहा। तो ना ही वो उसको बता रही है ना ही उसको हुक्म दे रही है, बल्कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो इंतजार करे तब तक जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू सबस्टैंडर्ड। अब यहाँ पर वर्ड है सबस्टैंडर्ड, इससे मिलता जुलता मानी में कौन सा लफ्ज मौजूद है यहाँ पर? इसके लिए सबसे पहले आपको सबस्टैंडर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए, कम मेयार या नाकिस। अब ऑप्शंस को देखें, हाई क्वालिटी यानी आला मेयार, तो ये तो इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कम मेयार है और ये आला मेयार है। इंफीरियर, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इंफीरियर भी कहते हैं कमतर को या कम मेयार या नाकिस को। अब अफोर्डेबल जो है उसमें भी, इसमें भी क्वालिटी की बात की जाती है, लेकिन इसमें पैसे के लिहाज से, यानी हम कहते हैं कि ये चीज़ अफोर्डेबल है, सस्ती है, जबकि प्राइसलेस जो है ये पैसे के लिहाज से बहुत कीमती चीज़ को कहा जाता है। तो सब स्टैंडर्ड का सिनोनिम हम कह सकते हैं कि वो है इंफीरियर, और इसका एंटोनिम है हाई क्वालिटी यानी आला मेयार। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4।
दे वर एब्सेंट डैश द क्लास, कि वो क्लास से एब्सेंट थे। ऑफ, फॉर, फ्रॉम, अबाउट, तो इसमें फ्रॉम हमारे पास करेक्ट है। They were absent from the class. Absent from something यानी इसके लिए हम from का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखें of, तो ये absent के लिए नहीं यूज होता, जबकि for यहाँ पर wrong preposition है, और about जो है तो ये यहाँ पर grammatically fit नहीं आ रहा, तो यहाँ पर है from, they were absent from the class. Next, wild beasts in small cages are a sorry sight, कि छोटे पिंजरे में जंगली जानवर एक अफसोसनाक मंजर पेश करते हैं। The underlined phrase in small cages is a, ये क्या है? adverb phrase, verb phrase, adjective phrase या noun phrase? तो अगर आप इसको देखें in small cages, यानी ये हमें बता रहा है about the place where beasts are kept, यानी ये हमें उस जगह से मुतल्लिक बता रहा है जहां पर जंगली जानवरों को रखा गया है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। जबकि अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखें तो वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये नाउन को डिस्क्राइब तो करता है, लेकिन स्पेसिफिकली प्लेस के मुतालिक जो है तो वो हमें एडवर्ब में बताया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट, रेसिंग इज अ डेंजरस स्पोर्ट। द अंडरलाइन वर्ड रेसिंग इज अ, अब यहाँ पर एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है रेसिंग, तो रेसिंग यहाँ पर क्या है? पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनेटिव या वर्ब। अब यहाँ पर आप देखें तो पार्टिसिपल और जेरेंड दोनों में आईएनजी यूज की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, इट मीन्स के ये सिंपल वर्ब तो नहीं है क्योंकि इसमें आईएनजी लगाया गया है, तो इसको क्रॉस कर दें। इन्फिनेटिव में पहले टू आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दें। अब पार्टिसिपल और जेरेंड की बात करें तो पार्टिसिपल जो है ये भी हमारे पास आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्राइंग बेबी। अब यहाँ पर क्राइंग जो है ये पार्टिसिपल है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है फॉर द बेबी, जबकि जो जेरेंड है ये सेंटेंस में एज अ नाउन फंक्शन करता है। तो यहाँ पर रेसिंग जो है ये हमारे पास एक जेरेंड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द वर्ड एमनेसिटी मीन्स, कि वर्ड एमनेसिटी का मतलब क्या है? टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, पेशेंस कहते हैं सब्र को, फॉरगिवनेस कहते हैं माफ़ी को, और एक्सेप्टेंस कहते हैं कबूलियत को। अब एमनेसिटी का मतलब क्या है? जब कोई हुकूमत या इख्तियार रखने वाला इदारा किसी जुर्म या गलती को माफ़ कर दे तो उसको एमनेसिटी कहा जाता है, यानी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फॉरगिवनेस यानी माफ़ी। नेक्स्ट, द जज सेड टू द विटनेस टेल द ट्रूथ चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कि जज ने गवाह से कहा कि सच बोलो। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, हमने इनडायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। आप इस सेंटेंस की तरफ देखें। ठीक है, द जज सेड टू द विटनेस, अब जज ने कहा है यानी जज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जज जो है ये एक बाइख्तियार शख्स है। इट मीन्स दैट द जज ऑर्डर्ड, he ordered who? He ordered the witness, कि उसने गवाह को हुक्म दिया कि वो क्या करे? To tell the truth। ये हमारे पास देखें एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, हुक्मिया जुमला है, तो हुक्म के लिए हम ऑर्डर का वर्ड यूज करते हैं। द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पर आप देखिए रिक्वेस्ट का वर्ड यूज किया गया है। रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त, वो दरख्वास्त नहीं कर रहा बल्कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है, जबकि ना ही वो सादा अल्फाज में उससे कोई बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपने जज की पोजीशन को भी देखना है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द जज ऑर्डर्ड द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट, एमेंसिपेशन मीन्स, कि एमेंसिपेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्रॉम लीगल रिस्ट्रिक्शंस, प्रोसेस ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस, प्रोसेस ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम सोशल रिस्ट्रिक्शंस, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव यानी तमाम। अब एमेंसिपेशन का मतलब है किसी किस्म की पाबंदी, गुलामी या जबर से आज़ाद होना, उसमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी तमाम।
इमेंसिपेशन का उर्दू मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो गुलामी से आज़ादी। अब वो किसी भी गुलामी से आज़ादी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है When pansies lift their eyes to mine. In the sentence, the poet has used the poetic device of dash. अब poet आया है, it means कि ये हमारे पास एक poem है। When pansies lift their eyes to mine. Pansies जो है ये name of a flower है। और lift their eyes कि उसने जब अपनी आंखें उठाई, लेकिन फ्लावर जो है यानी फूल, इनकी तो आंखें नहीं होती, यानी यहाँ पर एक ह्यूमन क्वालिटी को एट्रीब्यूट किया गया है फ्लावर के साथ। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एलिटरेशन। सिमिली कहते हैं तशबीह को जिसमें एज या लाइक के वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मेटाफर इस्तारे को कहते हैं, इसमें डायरेक्टली किसी चीज के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो शेर है, हालांकि वो शेर नहीं है लेकिन उसको डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है, इसमें लाइक और एस के वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। जबकि पर्सोनिफिकेशन जो है इसमें गैर जानदार चीज़ों को, जानवरों को या पौधों को इंसानी सिफात दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पेंसीज यानी एक फूल को इंसानी खुसूसियत दी गई है कि उसने अपनी आंखें मेरे साथ मिलाई। जबकि एलिटरेशन, जब किसी सेंटेंस में बार बार एक लेटर रिपीट हो तो उसको एलिटरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स को एक ह्यूमन क्वालिटी एट्रीब्यूट की गई है। अब पोइम आई है हमारे पास, तो हम पोइम की नेम और इसके पोइट का नेम देख लेते हैं। पोइम का नेम है हमारे पास पेंसीज। अक्सर SST के टेस्ट में पोइम और पोइट से मुतल्लिक MCQs भी आते हैं, ठीक है। और ये जो पोइम है ना, इनके पोइट का नाम है हेलन हंट जैक्सन, ठीक है। ये एक पोएम है। अब अगर आप गूगल में पेंसीज को सर्च करें तो वहां पर आपको DH लॉरेंस के मुतालिक बताया जाएगा, लेकिन जो DH लॉरेंस की पेंसीज है ये हमारे पास एक पोइट्री की कलेक्शन है, जबकि यहाँ पर ये जो लाइन है हमारे पास ये उस पोएम से ली गई है, ठीक है, जिनके राइटर का नाम है हेलन हंट जैक्सन। यानी ये एक ही नाम से दो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आई हैं, एक पोएम है और एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। तो कलेक्शन ऑफ पोइट्री से मुतल्लिक अगर आपके पास MCQs आता है तो फिर उसके जो ऑथर है वो है हमारे पास DH लॉरेंस, जबकि अगर पोएम से मुतल्लिक आपके पास MCQs आता है जैसे कि यहाँ पर आया है तो फिर उनकी पोइटिस का नाम है हेलन हंट जैक्सन। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। After dash all day her head was itching in the evening. Choose the correct form of verb. कि पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम को उसके सर में दर्द हो रहा था। Steady, steadied, steadies या steadying। जब after के बाद हमारे पास verb आता है तो उसके साथ हम usually ing लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है steadying, यानी पूरा दिन वो पढ़ती रही, काम जारी रहा, ठीक है, फिर उसी वजह से शाम को उसके सर में दर्द हुआ। अब बाकी ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। स्टडी बेस फॉर्म यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्टडीड ये फिर हमारे पास पास्ट टेंस में आ जाता है। स्टडीज हमारे पास यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्टडीइंग। आफ्टर स्टडीइंग ऑल डे कि पूरा दिन वो पढ़ती रही। हर हेड वॉज एचिंग इन द इवनिंग तो फिर शाम को उसके सर में दर्द हो रहा था। नेक्स्ट, हैव यू सीन दोज पीपल whom वी मेट ऑन हॉलीडे कि क्या तुमने उन लोगों को देखा है जिनसे हम छुट्टियों में मिले थे। द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अंडरलाइन पार्ट है इसमें whom वी मेट ऑन हॉलीडे कि वो जिनसे हम छुट्टियों में मिले थे। अब ये हमारे पास फ्रेज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है या एक सेंटेंस है। अब फ्रेज कहते हैं फ़िक्रे को, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते एट ए टाइम, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको रीड करें whom वी मेट ऑन हॉलीडे तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यानी एक मुकम्मल जुमला नहीं है। तो ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज,
ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज ये क्यों है? क्योंकि ये हमें अकेले में तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, लेकिन जब हम इसको इसके साथ रीड कर रहे हैं तो फिर ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। Have you seen those people whom we met on holiday? और सेंटेंस ही इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटेंस तो हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। Next, we met a boy dash a heavy bag. Use the correct form of the verb. Carry, carrying, carried या carries. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है carrying। अब कि हम एक ऐसे लड़के से मिले जो कि एक भारी बैग उठाए हुए था। अगर बाकी ऑप्शंस को देखें कैरी, कैरीड या कैरीज, तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली फिट नहीं आ रहे। We met a boy who was carrying a heavy bag. I think यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो हमारे पास carrying ही आ रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो है was, तो was के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं। अब अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो कैरी जो है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये डायरेक्टली बॉय को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, जबकि कैरीड जो है तो ये फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। और लास्ट है कैरीज, तो मेट के साथ फिर कैरीज नहीं लगता, इसके साथ कैरिंग लगेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ताहिर पेंटेड द इंटायर हाउस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस दिया गया है, हमने पैसिव वॉइस बनाना है इससे, ठीक है। सेंटेंस की तरफ देखते हैं। ताहिर पेंटेड द इंटायर हाउस, हम सब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आएंगे। The entire house। पेंटेड आया है तो हम यहाँ पर was या were का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, was लगाएंगे। The entire house was, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी painted, फिर लगेगा by और एंड में हम लगाएंगे सब्जेक्ट ताहिर। The entire house was painted by ताहिर। ये इज है तो ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, यहाँ पर हैज है, देखते जाएं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को देखें, ठीक है। द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय ताहिर। हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको आप खुद से सॉल्व किया करें अकॉर्डिंग टू रूल्स, क्योंकि जब आप ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, She said to him, कि उसने उससे कहा Can I do anything for you, कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। Choose the correct indirect speech। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दी गई है, हमने इससे इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, ठीक है। सेंटेंस में इफ़ का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कुछ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आस्क्ड का वर्ड यूज होगा, ठीक है। शी सेड टू हिम, अब शी सेड टू हिम आया है तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड हिम। इफ शी, कैन से कुड, ये चेंज हो जाएगा कुड में। इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम, ठीक है, क्योंकि मेल की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपने हिम और हर का ध्यान भी रखना है, ठीक है। अब ऑप्शंस की तरफ आप देखें, शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हर। अब देखें इन्हीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारे एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। हर नहीं है बल्कि हिम आना चाहिए। अब देखिए शी आस्क्ड हर, ये भी गलत है। शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। अब डी को आप देखें, शी टोल्ड, तो टोल्ड वो बता तो नहीं रही, वो उससे आस्क्ड, वो उससे पूछ रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। शी आस्क्ड हिम इफ शी कुड डू एनीथिंग फॉर हिम। नेक्स्ट, every now and then they meet and chat. The underlined part is an example of adjective phrase, adverb phrase, noun phrase या prepositional phrase. Underline part जो है वो है every now and then. अब every now and then जो है ये show कर रहा है how often they meet, कि वो कितनी मर्तबा मिलते हैं, यानी ये इनकी मिलने की फ्रीक्वेंसी हमें दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो anything that modifies a verb and tells time, frequency, place और manner acts as an adverb। ठीक है, ये एडवर्ब के तौर पे काम करते हैं। अब एडजेक्टिव जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये किसी की खूबसूरती, किसी की ओरिजिन, क्वालिटी, क्वांटिटी को बयान करते हैं। तो ये है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज ये नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ है कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो। तो ये है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं उनकी मीटिंग्स की। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड कहते हैं गरीबी या मुफलिसी को। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास विदाउट गुड मैनर्स, मैनर्स की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, मुफलिसी यानी गुर्बत की बात की जा रही है। हैविंग गुड हेल्थ, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक नहीं है। विदाउट मनी, जी हाँ, पैसे के बगैर यानी गरीबी या मुफलिसी को कहा जाता है इम्पोवरिश्ड। अब हैविंग मनी जो है ये फिर इसका एंटोनिम यानी इसका ऑपोजिट मुतजाद हुआ। ठीक है, और ये इसका सिनोनिम है विदाउट मनी यानी गरीबी या मुफलिसी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट अ बिग सिटी पेशावर इज, कि पेशावर कितना बड़ा शहर है। What type of sentence is it in terms of meaning, कि मानी के लिहाज से ये किस किस्म का जुमला है। ऑप्शंस को देखते हैं। देखें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआ या ख्वाहिश का इजहार किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले को कहते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये ताजुबिया जुमले को कहते हैं, यानी जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सरप्राइज को जाहिर किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसकी एक पहचान ये भी है कि यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया है। तो जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ताजुबिया जुमले। Next, the evil that men do lives after them. What type of sentence is it in terms of structure? कि लोग जो बुराइयां करते हैं वो उनके बाद भी बाकी रहती हैं। अब स्ट्रक्चर के लिहाज से ये किस किस्म का जुमला है, यानी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, किस किस्म का जुमला है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब यहाँ पर मेन क्लॉज हमारे पास कौन सा है, द ईवल लिव्स आफ्टर देम, ये हमारे पास इसमें मेन क्लॉज है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास इसमें है दैट मेन डू। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज मौजूद होता है, कंपाउंड में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होते हैं, जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कम से कम दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होता है। जबकि यहाँ पर आपने देखा कि एक हमारे पास मेन क्लॉज है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसीलिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लास्ट है हमारे पास द स्पीच इज ईजी टू मेमोराइज, कि ये तकरीर याद करने में आसान है। टू मेमोराइज, टू के बाद जब वर्ब लगती है तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, द अंडरलाइन पार्ट इज एंड डैश, ये क्या है, ये हमारे पास इन्फिनिटिव है। देखिए जेरेंड और पार्टिसिपल में तो हमारे पास आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, अब यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया गया, और आर्टिकल जो है तो ये तो ए एंड द को कहा जाता है। ठीक है, तो टू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर हमने 20 MCQs को रीड किया, ये सारे इंग्लिश से रिलेटेड थे। ये वो MCQs हैं जो कि SST 2022 के टेस्ट में आए थे। अभी भी जो SST 2022 का टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसमें जितने MCQs थे वो सारे अभी भी कवर नहीं हुए। हम मज़ीद MCQs को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह SST के मज़ीद टेस्ट, जो पुराने टेस्ट हैं हमारे पास 2021 का टेस्ट है, उसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे और पूरे टेस्ट को कवर करेंगे। हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे, इस्लामियात, उर्दू, जनरल नॉलेज, सब सब्जेक्ट्स को हम टच करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद MCQs के साथ। शुक्रिया।